हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 के चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। और आज के इस लेक्चर में हमें एक मजेदार टॉपिक ओवरव्यू ऑफ सेल यानी कि सेल का ओवरव्यू देखेंगे। अब ओवरव्यू से मेरा मतलब क्या है, पहले इसको देख लेते हैं। ओवरव्यू का हमारा मतलब ये है कहने का कि जो सेल होती है ना, हम देखेंगे कि उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल पाए जाते हैं, जैसे न्यूक्लियस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, और कौन कौन से मतलब ऑर्गेनल्स होते हैं जो पाए जाते हैं और कितनी प्रकार की सेल्स होती हैं, वो सब आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो दो टॉपिक हमें पढ़ना है, एक तो ओवरव्यू ऑफ सेल्स और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स यानी कि टाइप्स ऑफ सेल्स, है ना। टाइप ऑफ सेल से मेरा मतलब यह है कि कितनी प्रकार की सेल्स होती हैं, एक होती है प्रोकैरियोटिक, एक होती है यूकैरियोटिक। ठीक है, वो देखेंगे। और पहला टॉपिक ये है हमारा, तो स्टार्ट करते हैं। अब ओवरव्यू ऑफ सेल में हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है ना क्लास 11 की, उसमें दो सेल का जिक्र है। कौन कौन सी सेल का जिक्र है? एक अनियन पील सेल, अनियन की पील सेल यानी कि प्याज होती है ना, तो प्याज का जो छिकल होता है यानी कि जो छिलका होता है उसका, उसकी जो सेल होती है ना, उसका जिक्र है। ठीक है, जो अनियन पील की सेल होती है वो एक टिपिकल प्लांट सेल है यानी कि प्लांट सेल है। वो समझ में आया? क्योंकि यूकैरियोटिक सेल भी दो प्रकार की होती है ना, एक होती है प्लांट सेल, एक होती है एनिमल सेल। तो प्लांट सेल कौन सी है? अनियन पील सेल। और एक दूसरी सेल होती है ह्यूमन चीक सेल यानी कि इंसान की बात हो रही है, ह्यूमंस की। ह्यूमन की जो चीक सेल होती है ना, वो एक प्रकार की एनिमल सेल है। तो दो सेल का जिक्र हमारी एनसीईआरटी क्लास 11 की बुक में चैप्टर नंबर 8 में दिया हुआ है, सेकंड पेज पर। ठीक है, अनियन पील सेल और ह्यूमन चीक सेल, दो सेल है। पहला टिपिकल प्लांट सेल है अनियन पील सेल, दूसरी एनिमल सेल है जो कि ह्यूमन चीक सेल है। बात नोटिस करने की यह है कि ये दोनों सेल ही यूकैरियोटिक है। ठीक है, बाहर बारिश हो रही है, तो दोनों सेल ही यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है अभी समझेंगे। ठीक है, समझ ही लेते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब यह होता है कि वो सेल जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। इधर समझो, जैसे मान लो एक सेल है, तो अब इस सेल में जो भी ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे ना, उसको कंट्रोल करने के लिए एक ऑर्गेनल पाया जाता है जो बीच में भी हो सकता है और साइड में भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि सेल में वैक्यूल है या नहीं है। अगर वैक्यूल होगा तो साइड में खिसक जाता है न्यूक्लियस, अगर नहीं है तो बीच में रहता है। अब मान लो ये न्यूक्लियस है जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। डबल मेम्ब्रेन का मतलब अगर एक मेम्ब्रेन है तो दूसरी भी होगी उसमें। आया समझ में? तो न्यूक्लियस पाया जाता है, तो जिन सेल में न्यूक्लियस पाया जाएगा उन सेल को कह देंगे यूकैरियोटिक सेल। तो सेल विच हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। अब मेम्ब्रेन बाउंड होता है ये, यानी कि अगर ये न्यूक्लियस है ना, तो इनमें मेम्ब्रेन पाई जाएगी, ये मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन पाई जाएगी। ठीक है, अब मेम्ब्रेन भी वो बनी होगी, लिपिड की बनी होगी। ठीक है, लिपिड बाइलेयर की बनी होगी। तो सेल्स विच हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, तो उनको कहेंगे यूकैरियोटिक सेल्स। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कौन सा? न्यूक्लियस। आया समझ में? ठीक है, अब दूसरी बात यह है, हम इसको इसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं यूकैरियोटिक सेल को, कि वो सेल जिनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, उसको कह देंगे यूकैरियोटिक सेल। अब आप ये कहोगे कि इसका मतलब क्या है कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होना, इसका मतलब क्या है? देखो, सिंपल सी भाषा में इसका ये मतलब है कि जो सेल्स होती है ना यूकैरियोटिक, उसमें न्यूक्लियस का पाया जाना विद मेम्ब्रेन, समझ में आया? तो उसको ही हम कह देते हैं वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। आया समझ में? यानी कि न्यूक्लियस जो है अगर मेम्ब्रेन बाउंड है, यानी कि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस का पाया जाना ही यूकैरियोटिक सेल्स का एक लक्षण है। ठीक है, ऐसे ऐसे हम पता करते हैं कि कौन सी सेल है। अगर न्यूक्लियस पाया जा रहा है तो कह देंगे यूकैरियोटिक। तो यहां तक मैं पढ़ना था। दूसरी बात नोट करने की यह है कि न्यूक्लियस में इनसाइड न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर ही, मान लो ये न्यूक्लियस है तो इसके अंदर ही जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा। जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए। अब डीएनए क्या होता है अभी समझो। न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है डीएनए यानी कि जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम क्रोमोसोम भी कहते हैं। ये क्रोमोसोम ही बना लेता है आगे, फोल्ड हो करके प्रोटीन पर लिपट लिपट के ऐसे करके, समझो ऐसे करके स्ट्रक्चर बनाता है एक्स टाइप का, जिसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। क्रोम का मतलब होता है कलर, ठीक है, नहीं क्रोम का मतलब कलर होता है, और सोम का मतलब होता है बॉडी। ठीक है, खैर वो अलग टॉपिक है। तो डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, पहली बात। ठीक है, अब पहले हम देखते हैं कि डीएनए होता क्या है, थोड़ा बेसिक देखते हैं इसको। डीएनए एक टाइप का न्यूक्लिक एसिड है, जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है ना एसिड, उसको ही न्यूक्लिक एसिड बोल देते हैं। तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है कि सेल में कौन कौन सी प्रोसेस होगी। मान लो हमारी सेल में ये इंफॉर्मेशन है, या डीएनए के पास ये इंफॉर्मेशन है कि हमारे बाल का कलर काला होगा और स्ट्रेट होंगे।
तो वो इन्फॉर्मेशन किसके पास होती है कि बाल का कलर कैसा होगा, वो डीएनए के पास होती है। बस इतना ही समझो कि डीएनए में जीन पाए जाते हैं जिनके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं कि कौन कौन सी प्रोसेस हमारी बॉडी में अकर होंगे। आया समझ में? तो ओवरव्यू ऑफ सेल में हम देख रहे थे सेल का ओवरव्यू, जिसमें हम 2 सेल का जिक्र कर रहे थे, अनियन पील सेल जो कि टिपिकल प्लांट सेल है। अभी इसको मैं अलग उठा के समझाऊंगा, इसको अलग उठा के समझाऊंगा, यानी कि प्लांट सेल को अलग समझेंगे अभी और एनिमल सेल को अलग समझेंगे। आया समझ में? तो प्लांट सेल एक अनियन पील सेल हो गई और एनिमल सेल ह्यूमन चिक सेल हो गई। ठीक, दोनों ये यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, ये भी यूकैरियोटिक है, ये भी यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक कौन सी होती है? जिनमें न्यूक्लियस पाया जाता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, उसको बोल देते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। और जिनमें नहीं पाया जाता उनको बोल देते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, जो अभी हम आगे फर्दर देखेंगे। इन दोनों को कंप्लीट करने के बाद फर्दर आगे हम यही पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा, अगर तेज हो रहा है तो हल्का हो जाता हूँ थोड़ा, कि जो यूकैरियोटिक होती है उनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। इतना हम पहले मुझे समझाना था। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, प्लांट सेल का डायग्राम बनाऊंगा, पहले डायग्राम से समझेंगे, उसके बाद हम उसकी थ्योरी देखेंगे। आया समझ में? इसको मैं रब कर रहा हूँ। हाँ तो जी देखो, ये प्लांट सेल का मैंने डायग्राम बना लिया है। तो प्लांट सेल जो है अच्छे तरीके से बन गई। देखो ये सिंपली बनाई है मैंने। वैसे तो प्लांट सेल जो होती है उसमें और भी ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, और भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं जो पाए जाते हैं प्लांट सेल में, जो कि एक प्रकार की यूकैरियोटिक सेल है। लेकिन जो मेन है, जो जरूरी थे, अभी मैंने सिर्फ दर्शाने के लिए बना दी। समझ में आया? इसको बारी बारी समझते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम सेल वॉल से, क्योंकि बाहर से अंदर की ओर आएंगे। देखो मेरी बात समझो, हर बार गिरता है मार्कर। देखो पहला पॉइंट, सेल वॉल। सेल वॉल क्या है? ये स्ट्रक्चर जो होता है ना, प्लांट सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब स्ट्रक्चरल सपोर्ट का मतलब क्या होता है? यानी कि अगर मान लो मैं मेरे ऊपर लोहे का कवच चढ़ा दो, तो मुझे स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ना वो, यानी कि सपोर्ट प्रोवाइड करेगा एक तरीके से। बहुत अजीब सा एग्जांपल लिया लेकिन समझाने के लिए। तो यानी कि सेल वॉल जो होती है ना, वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है और शेप देती है, शेप। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा लचीली और क्या कहते हैं उसको, जेलीनुमा होती है एक तरीके से। तो उसका शेप डगमगाता रहता है, क्योंकि वो मिसोसोम वगैरह वगैरह ऑर्गेनल्स बना लेती है। तो उसको शेप प्रोवाइड करने के लिए सेल को सेल वॉल ही कार्य करती है। ठीक है, तो सबसे पहले सेल वॉल पाया जाता है। सेल वॉल के अंदर, यानी कि अंदर की और इनर साइड में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसका कार्य क्या होता है? ये तो पहली बात यह है कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो लिविंग होती है, यानी कि जीवित, और ये डेड है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, वो ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करती है। अब ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान करना, मॉलिक्यूल्स का आदान प्रदान करना, आयंस का आदान प्रदान करना, वो सारे काम सेल मेम्ब्रेन ही करती है। तीसरा जो इसका पॉइंट था सेल मेम्ब्रेन का, वो ये है कि ये ऑस्मोसिस वगैरह, वही बात है, डिफ्यूजन वगैरह ये कराती है। अब हम पढ़ते हैं दूसरे ऑर्गेनल पर, जो है न्यूक्लियस। देखो मेरी बात, ये तीसरा और ये दूसरा। ठीक है, न्यूक्लियस क्या है? वही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है जो सेल को कंट्रोल करता है एक तरीके से। ठीक है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए पाया जाता है। ठीक है, अब एक ऑर्गेनल और पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं वैक्यूल, जिसमें वाटर स्टोर होता है, वाटर और कुछ चीजें स्टोर होती है, मिनरल्स वगैरह, वैक्यूल। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं वैक्यूल। बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है प्लांट में ये, इसकी वजह से देखो न्यूक्लियस साइड में आ गया, जो मैं बता रहा था स्टार्टिंग में। तो उसको बोलते हैं वैक्यूल। एक ऑर्गेनल पाया जाता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट्स में, उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, एटीपी के लिए रेस्पिरेशन। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही बता रहा हूँ मैं। ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। और फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल है? क्लोरोप्लास्ट। तो ये प्लांट सेल का डायग्राम था। अब जो हमने पढ़ा है उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, तो पहले एक दफा और मैं रिकैप कर दूं। सबसे पहले हमने देखा सेल वॉल पाई जाती है प्लांट में, जो कि एक यूनिक कैरेक्टर है प्लांट का। मैंने बताया भी था कि सेल वॉल का पाया जाना यूनिक कैरेक्टर होता है प्लांट का। दूसरा पॉइंट मैंने सेल मेम्ब्रेन बताया, जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तीसरा न्यूक्लियस पाया जाता है, जो कि एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, जो यूकैरियोटिक सेल का ही फीचर है। अगर किसी सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल न्यूक्लियस नहीं पाई जा रहा, तो वो प्रोकैरियोटिक होगी, ना कि यूकैरियोटिक। चौथा मैंने बताया आपको, चौथा क्या था? वैक्यूल, जिसमें पानी वगैरह स्टोर होता है या मिनरल्स वगैरह स्टोर होता है। ठीक है, एक बताया मैंने क्लोरोप्लास्ट, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो रेस्पिरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये रह गया राइबोसोम, जो कि प्लांट सेल में 80 प्रकार के पाए जाते हैं। अभी ये जो है ना एस, ये आगे बताऊंगा। स्वेटबर्ग कांस्टेंट यूनिट कहते हैं इसको, अभी आगे बताऊंगा इसका क्या है। ठीक है, आगे यानी कि अगली वीडियोस में।
ठीक है, अब इसको ज्यादा ध्यान मत दो। राइबोसोम क्या होता है, ये एक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती और प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि प्रोटीन के निर्माण में कार्य आती हैं ये। बस इतना हमें प्लांट सेल के बारे में पता होना चाहिए। अब मैं इसके बारे में लिख दूंगा, उसको हम नोट कर लेंगे। ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूँ। हाँ तो भाई देखो, प्लांट सेल के बारे में हमने जो भी पढ़ा था ना, वो मैंने शॉर्ट तरीके से लिख दिया मैंने। ठीक है, इसी को ही बना लेना नोट्स और यही हो जाएगा। देखो प्लांट सेल को अभी हम ना आगे पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन ये ना एनसीईआरटी में दिया हुआ था ना शॉर्ट में, तो शॉर्ट में हम इसको पढ़ रहे हैं जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आगे और पढ़ेंगे अभी हम डिटेल में, लेकिन इतना ही पढ़ेंगे अभी। ठीक है, देखो प्लांट सेल जो होती है, हमने देखा कि ये एक यूकैरियोटिक सेल है। ठीक, यूकैरियोटिक कौन होती है, जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, शॉर्ट में लिख दिया। दूसरी बात, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है एज इट्स आउटर कवरिंग, आउटर कवरिंग के रूप में सेल वॉल पाई जाती है इनमें। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, अगर मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये है तो इसके बाहर ऐसे सेल वॉल पाई जाएगी। अब देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में नहीं है, ये साइटोप्लाज्म के बारे में है। सॉरी, ये ना साइटोप्लाज्म के बारे में है। सॉरी सॉरी सॉरी, धोखे में लिखा गया मुझसे, कोई नहीं। साइटोप्लाज्म, क्योंकि आगे ना हम यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब चीजें देखेंगे, लेकिन अभी बेसिक देख रहे हैं। तो साइटोप्लाज्म जो होता है ना, वो एक जेल टाइप वो होता है सब्सटेंस, जेल टाइप सब्सटेंस। देखो मैं बताता हूँ, जैसे मान लो ये सेल है, तो इसके अंदर जो ये लिक्विड भरा होगा, ये जो सब्सटेंस भरा होगा ना, जो पदार्थ भरा होगा, जो भी भरा होगा, वो जेल टाइप होता है। जेल देखिएगा भी, जेली एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो ना तो सॉलिड होती है पूरी, ना ही लिक्विड होती है, दोनों के बीच की कड़ी होती है। तो वैसे ही एक जेलेटिनस सब्सटेंस भरा होता है इसमें। ठीक है, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को ही हम सेमी फ्लूइड कहते हैं, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। सेमी यानी कि आधा, फ्लूइड यानी कि तरल, यानी कि अर्ध तरल, यानी कि पूरा तरल नहीं है, पूरा लिक्विड नहीं है, आधा तरल यानी कि जेली। अब समझ में आया होगा। तो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स का मतलब यह है कि एक ऐसा लिक्विड जिसमें बहुत सारी चीजें घुली हो, क्योंकि ये लिक्विड तो है एक तरीके से, गाढ़ा लिक्विड है जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनल घुले होते हैं, तो इसलिए उसको मैट्रिक्स कह दिया। मैट्रिक्स का मतलब होता है कि अगर कोई लिक्विड है या कोई जेल है, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल को घोल दो ना, तो वो मैट्रिक्स कहलाएगा। आया समझ में। तो जेलेटिनस सब्सटेंस होता है जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और इस जेलेटिनस सब्सटेंस को ही सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ये एनसीईआरटी में लिखा है, डायरेक्ट जाके देख सकते हो कि साइटोप्लाज्म को हम सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, और ये जो साइटोप्लाज्म होता है वो प्रेजेंट होता है इनसाइड द सेल, ये प्रेजेंट होता है इनसाइड द सेल बट आउटसाइड द न्यूक्लियस। देखो जैसे मान लो ये सेल है और ये न्यूक्लियस है, तो साइटोप्लाज्म यहां भरा होगा तो होता है सेल में, लेकिन न्यूक्लियस के बाहर यहां सेल के अंदर होता है, लेकिन आउटसाइड द न्यूक्लियस, यानी कि होता न्यूक्लियस के बाहर है लेकिन होता सेल में है। सेल के अंदर होता है ये, न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस का इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, न्यूक्लियस इसमें डूबा होता है एक तरीके से। यहां तक आया समझ में कि जो साइटोप्लाज्म है वो जेलेटिनस सब्सटेंस होता है, जेल लाइक सब्सटेंस होता है, जिसको सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, जो प्रेजेंट होता है इनसाइड द सेल। और मेन एरिना साइटोप्लाज्म जो होता है ना, इस साइटोप्लाज्म में ही सारी एक्टिविटीज होती है सेल की। जितनी भी एक्टिविटीज होती है ना सेल में, प्रोटीन बनना, उसका ट्रांसपोर्टेशन होना, सेलुलर एक्टिविटी में मेटाबॉलिज्म, ठीक है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, वो सब के सब इस साइटोप्लाज्म में ही होती है। इसलिए इसको एनसीईआरटी कहती है कि ये मेन एरिना यानी कि मेन एरिया है ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज, यानी कि सेलुलर एक्टिविटीज की ये एक मेन एरिना है, यानी कि एक मेन एरिया है, सारी एक्टिविटीज इसी में होती है। तो इसलिए इसको बोल दिया मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज। जितनी भी एक्टिविटीज सेल के अंदर होती है उसको हम बोलते हैं सेलुलर एक्टिविटीज। तो सेलुलर एक्टिविटीज का ये एक मेन एरिया है। ठीक है, तो मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज, इतना हमें प्लांट सेल में पढ़ना था। अब आगे हम देखेंगे एनिमल सेल। इतना स्क्रीनशॉट ले लो या इसको लिख लो। ठीक है, इतना मैं पानी पी लेता हूं। हाँ तो देखो ये एनिमल सेल हमने बना ली। ठीक है, यहाँ लिखा है एनिमल सेल, कभी देख रहा हूँ कहाँ लिखा है। ठीक है, तो ये एनिमल सेल हमने बना लिए, एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो इसमें कोई सेल वॉल नहीं पाई जा रही, सेल वॉल केवल प्लांट्स में पाई जाती है और बैक्टीरिया में पाई जाती है, जो कि एक प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, तो इसमें सेल वॉल नहीं पाई जा रही, यह है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम लिख भी सकते हैं लेकिन अभी हम नहीं लिख रहे। ठीक है, लिख लेना, लिख लो यार, पीएम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं पाई जा रही। दूसरी बात, इसमें न्यूक्लियस पाया जा रहा है, जो कि पाया जाएगा क्योंकि यूकैरियोटिक है। डेंस स्ट्रक्चर होता है ये न्यूक्लियस, एक डेंस स्ट्रक्चर होता है जिसमें
ये डीएनए यानी कि जेनेटिक मटेरियल क्रोमेटिन के रूप में पाया जाता है और एक डेंस बॉडी, डेंस स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस एक डेंस बॉडी होती है, डेंस स्ट्रक्चर होता है जिसमें आरएनए का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वो एक न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, डेंस स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है, जो रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मेशन ऑफ द आरएनए। आगे उससे राइबोसोम बनेगा, फिर ये न्यूक्लियस हो गया। फिर न्यूक्लियस के साथ ही अटैच मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये मान लो न्यूक्लियस है, कैसे समझाऊं, ऐसे समझो, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, इसके साथ ही ऐसे कर करके न्यूक्लियस के आसपास ही रेटिकुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है, मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेन के बने हुए स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो ऐसे फैले होते हैं साइटोप्लाज्म में। देखो ऐसे ऐसे, यहाँ इतनी मतलब इतनी बड़ी नहीं बना सकता तो थोड़ा सा बना है, लेकिन पूरा फैला होता है, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेनस होता है और ये दो प्रकार के होते हैं, इसको हम बोलते हैं ईआर, इसको हम बोलते हैं ईआर, पीआर नहीं ईआर, ठीक है। तो इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं ईआर, जो मेम्ब्रेन से बने ट्यूब लाइक, देखो ट्यूब है ना, ट्यूब लाइक, तो मेम्ब्रेन से बने ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो साइटोप्लाज्म में ऐसे फैले होते हैं, ठीक है। तो मेम्ब्रेन के बने हुए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो न्यूक्लियस से ही ओरिजिनेट होते हैं, न्यूक्लियस से ही बनते हैं या न्यूक्लियस से ही कनेक्शन में रहते हैं, न्यूक्लियस के कनेक्शन में है और साइटोप्लाज्म में बिखरे होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो मेम्ब्रेन से मिलकर बने होते हैं। दो प्रकार के होते हैं ये, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, ठीक है, जल्दबाजी हमेशा गलत होती है, RER, और एक होता है SER, ठीक है, SER, ठीक है, SER। जो ER होता है ना, इन स्ट्रक्चर को ER बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन स्ट्रक्चर को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, इन स्ट्रक्चर को जो मेम्ब्रेन से बने होते हैं और ट्यूब लाइक होते हैं और पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरे होते हैं इस तरीके से, ऐसे, ठीक है, स्ट्रक्चर दिखा दूंगा मैं, ठीक है। तो ये बिखरे होते हैं, उनको बोल देंगे ER। और ER दो प्रकार के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, R का मतलब होता है रफ, 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 रफ का मतलब क्यों, अब बताऊं रफ क्यों कह रहे हैं इसको। मान लो ये मार्कर है, अब ये पूरा स्मूथ है और मान लो इस पे मैंने एक डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर लगा दूं या इस पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर चिपका दूं जो गोल गोल हो, तो ये रफ हो जाएगा ना, रफ हो जाएगा ना। इसी प्रकार से इनकी मेम्ब्रेन पर राइबोसोम चिपके होते हैं, ये क्या है, राइबोसोम, राइबोसोम चिपके रहते हैं इनकी मेम्ब्रेन पर। मान लो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक ट्यूब है, ट्यूब लाइक है, और उस पर बहुत सारे राइबोसोम चिपके हुए हैं, तो वो हो जाएगा रफ, तो इसलिए इसको बोल दिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिन पर नहीं पाया जाएगा राइबोसोम उसको बोल देंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो ये ट्यूब लाइक होते हैं और मेम्ब्रेन से बने हुए रेटिकुलम होता है, यानी कि नेटवर्क होता है, ठीक है, यानी कि मेम्ब्रेन से बना हुआ ट्यूब लाइक नेटवर्क को ही हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देते हैं। इसको लिख भी सकते हो कि ER इज द मेम्ब्रेनस ट्यूब लाइक नेटवर्क इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द साइटोप्लाज्म, ठीक है, और वो न्यूक्लियस से कनेक्शन में होता है। इतना समझ में आया कि ER क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, दो प्रकार का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। ये प्रोटीन बनाता है, ये लिपिड और स्टेरॉइड्स बनाता है, अभी देखेंगे, टाइम से मतलब आगे पढ़ेंगे सब, ठीक है। अब इनके आसपास ही ये बॉडीज पाई जाती हैं जिनको हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब जब बहुत सारे स्ट्रक्चर आपस में आ जाएंगे ना कलेक्शन में, तो उनको कॉम्प्लेक्स बोल देंगे, और एक को बोलेंगे गोल्जी बॉडी। तो ये स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक है, गोल्जी बॉडी। इनका कार्य क्या होता है बता दो, चलो, ये ना मॉडिफिकेशन करते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं प्रोटीन को, लिपिड को, उन सबको, प्रोटीन लिपिड को उनको मॉडिफाई करते हैं, ये जिनका कार्य ये होता है, ठीक है। तो ये बॉडी पाई जाती है, आगे पढ़ेंगे इनको डिटेल में, ठीक है। तो न्यूक्लियस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया। एक स्ट्रक्चर राइबोसोम पाए जाते हैं SCS प्रकार के, यानी कि ATS प्रकार के राइबोसोम एनिमल सेल में पाए जाते हैं, क्योंकि ये यूकैरियोटिक है। एक स्ट्रक्चर केवल एनिमल सेल में ही पाया जाता है जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम एक स्ट्रक्चर होता है जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है और केवल एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता ये, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब ये तो साइटोप्लाज्म हो गया, मैंने बता दिया। साइटोप्लाज्म जो है ना जेल लाइक सब्सटेंस होता है जिसमें सारी एक्टिविटीज होती है सेल की, ठीक है, और इसको हमने बता दिया जेल लाइक स्ट्रक्चर। अब ये हुआ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होता है, वहां पर F0 पार्टिकल, F1 जो भी है उसमें होता है। इतना हमें एनिमल सेल को देखना था। अब इसकी मैं थ्योरी लिख रहा हूँ, उसको हम पढ़ लेंगे, बस फिर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगली वीडियो में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो रही है, ठीक है। हाँ तो भाई एनिमल सेल के बारे में थोड़ा बहुत मैंने लिख दिया, जो एनसीईआरटी में था ना, बेसिक जो था इतना लिख दिया, ठीक है। तो हमने देखा कि एनिमल सेल जो होती है ना वो यूकैरियोटिक सेल होती है। यूकैरियोटिक कौन सी, जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। मैं बार बार बता रहा हूँ, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, ठीक है, इनमें पाया जाता है। लिख लेना इसको सही करके, ठीक है। जो एनिमल सेल होती है उनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, इसलिए इनको यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। और एनिमल सेल का एग्जांपल है ह्यूमन चीक सेल, और प्लांट सेल का एग्जांपल क्या था, वो ऑनियन
पील सेल, दे हैव ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज आउटर बाउंड्री। इनके अंदर केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर बाउंड्री के रूप में पाई जाती है, ठीक है। जैसे मान लो एनिमल सेल है तो इसमें केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाएगी, आउटर बाउंड्री के रूप में सेल वॉल नहीं पाई जाती। उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसको बोलते हैं डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर। अब आप कहोगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि ये सेल की लिमिट तय करती है कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर मान लो यहाँ है तो सेल इतनी बड़ी होगी। अब मान लो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इधर होती तो सेल इतनी होती, इतनी, समझ में आ रहा है ना। तो ये लिमिट तय करती है कि सेल कितनी बड़ी होगी, तो इसलिए उसको बोलते हैं डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर। लिमिट करती है, ये सीमा करती है कि इतनी होगी सेल, इसलिए इसको बोलते हैं डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर। आया समझ में? इतना हमें एनिमल सेल में पढ़ना था। आई थिंक समझ में आया होगा पूरा टॉपिक। अगर कोई इसमें डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा और मैं करता हूं, ठीक है। आप पूछते ही नहीं तो मैं कर ही नहीं पाता। जब आप पूछोगे कुछ तभी तो मैं डाउट क्लियर करूंगा ना आपके। और वैसे तो इसमें कोई डाउट नहीं आएगा क्योंकि बेसिक है। क्या क्या पढ़ा था हमने, रिकैप कर देता हूं। हमने सबसे पहले पढ़ा ओवरव्यू ऑफ सेल। ओवरव्यू में हमने देखा एनिमल सेल और प्लांट सेल। प्लांट सेल में हमने देखा अनियन पील सेल, ठीक है। प्लांट सेल में हमने देखा अनियन पील सेल और एनिमल सेल में हमने देखा ह्यूमन चीक सेल। दोनों सेल यूकैरियोटिक होती हैं। अब यूकैरियोटिक क्या होती है? जिनमें वेल डेवलप न्यूक्लियस या मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस पाया जाता है, वो यूकैरियोटिक सेल्स कहलाती हैं। यूकैरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस में ही क्या पाया जाता है? जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। फिर हमने देखा प्लांट सेल। प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है एज इट्स आउटर बाउंड्री, बाउंड्री के रूप में सेल वॉल पाई जाती है उनमें, ठीक है। और दूसरी बात, उसमें वैक्यूल भी पाया जाता है। वैक्यूल एक बड़ा स्ट्रक्चर होता है मेम्ब्रेन का बना हुआ, उसकी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट बोलते हैं, जिसमें पानी वगैरह और मिनरल्स स्टोर होता है, ठीक है। और ठीक है, इतना बेसिक देख लिया था हमने। और एनिमल सेल पे जब हम हैं तो इसमें केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, कोई सेल वॉल नहीं पाई जाती। इतना ही हमें इस वीडियो में पढ़ना था। आई थिंक समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की अपने तरीके से समझाने की। कोई डाउट है तो पूछना कमेंट सेक्शन में। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ओके बाय।